हाय। आज हम क्लास 10th सोशल स्टडीज़ के बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी PYQ आए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर वाइज प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न या तो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो कोशिश करिए कि इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन लौह अयस्क है? मतलब आपको संसाधन बताना है कि संसाधन लौह अयस्क किस प्रकार का है। जैसे कि हमें पता है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो भागों में बांटते हैं। एक जिसे हम फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यदि बार ख़त्म हो गया तो उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि हमें बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। क्या वह नवीकरणीय संसाधन है, जैविक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है या गैर नवीकरणीय संसाधन है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं प्राप्त हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। मतलब यदि लोहा, इसका भंडार यदि एक बार समाप्त हो गया तो फिर इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा गैर नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ है? तो चैप्टर पढ़ते समय पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक ऐसा विकास जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा तो करे ही, साथ ही साथ भविष्य की भी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे। ऐसा विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करता है? नहीं, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी ध्यान रखता है। केवल भविष्य की? नहीं, ये भी नहीं। केवल संसाधनों का संरक्षण? नहीं, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य से समझौता न करना सतत विकास कहलाता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आप ऐसे भी प्रश्न निकाल सकते हैं, जैसे जब भी किसी प्रश्न में केवल शब्द आ जाए, ऐसे प्रश्न के गलत होने की संभावना क्या हो जाती है? ज़्यादा। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना होगी कि ऐसे विकल्प गलत होंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकता से समझौता न करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास से संबंधित हमें कुछ पॉइंट्स ज़रूर ध्यान रखने हैं। सतत विकास या संसाधनों के संरक्षण के लिए 1992 में ब्राज़ील के उस समय कैपिटल था रियो डी जेनेरो, वहाँ पर विश्व के बहुत सारे देश एकत्रित हुए और उन्होंने सतत विकास या संसाधनों के संरक्षण पर बहुत सारे सहमतियाँ बनाई। उस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और ये 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में वहाँ जितने भी प्रतिनिधि थे विभिन्न देशों के, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे आने वाली 21वीं सदी कैसी होगी, उसकी प्लानिंग कैसे होगी। तो उसी प्लानिंग को एजेंडा 21 कहा गया और उस पर सभी देशों ने सहमति जताई। ठीक है। संसाधन के संरक्षण से ही एक पुस्तक है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इस पुस्तक को जरूर ध्यान रखें। कौन लिखे हैं? सुमेश सर। संसाधन के संरक्षण से संबंधित एक आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वो आयोग कौन सा था? ब्रूटलैंड आयोग। और इसके रिपोर्ट को ब्रूटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। और ये कब प्रकाशित की गई? 1987 में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पूछा है, मरुस्थलीय मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मरुस्थलीय मृदा के बारे में कुछ प्रश्न स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट को पढ़ें और आपको इसके आधार पर उत्तर देने हैं। पहला है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल रंग एवं भूरा होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मरुस्थलीय मृदा सामान्यतः रेतीली और लवणीय होती है और ये सीमित वर्षा के साथ साथ अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है। देखिए, जैसे ही हम मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं तो जस्ट झट से हमारे दिमाग में राजस्थान वाले क्षेत्र का ध्यान आता है। अब बताइए, राजस्थान वाले परिस्थितियों के हिसाब से तुलना कर लेते हैं। इन मृदाओं का रंग तो लाल और भूरा होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये रेतीली और लवणीय भी होती है।
यहाँ पर उत्पादन, फसलों का उत्पादन तुलनात्मक रूप से हो ही नहीं पाता क्योंकि बारिश नहीं होती। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मतलब हमें कौन सा स्टेटमेंट देख लेते हैं विकल्प। कथन एक सही है तथा कथन दो गलत है। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ कथन दो सही है, कथन एक गलत है, ये भी नहीं होगा। कथन एक और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। आपको कुछ मृदा के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये जानकारियाँ आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है कि ये जो जानकारियाँ हैं कौन सी मृदा के बारे में बता रहा है। पहला स्टेटमेंट है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। आप देखोगे पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि ये मृदाएं आमतौर पर कैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। अब बताइए, मृदा के जितने भी प्रकार हमने पढ़े, चाहे वो जलोढ़ मृदा हो, चाहे पर्वतीय मृदा हो, चाहे मरुस्थलीय मृदा हो, चाहे लेटराइट मृदा हो, जो भी मृदा हो, उस मृदा में हमने कौन सी मृदा वन वाले क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है उसके बारे में पढ़ा था, वन मृदा। तो ये प्रश्न किसके बारे में, स्टेटमेंट किसके बारे में हमें संकेत दे रहा है, वन मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वन मृदा, इसमें ऑप्शन नंबर बी है वन मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा पढ़ते ही आपके बातें में दो बात आपके मन में जरूर ध्यान आना चाहिए। पहली बात कि काली मृदा को किस नाम से जानते हैं। काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ साथ काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो इसमें विकल्प देखते हैं। काली मृदा को लाल मृदा, नहीं भाई, लाल मृदा तो अलग है। जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, ये सारे अलग अलग हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो रेगुर मृदा सही होगा। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बतानी है, बताइए मरुस्थलीय मृदा की विशेषता क्या है। अभी हमने पढ़ा कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब राजस्थान वाले क्षेत्रों में के हिसाब से तुलना कर लीजिए, यहाँ अधिक नमी होती है। राजस्थान वाले क्षेत्रों में बारिश जब कम होती है तो नमी अधिक कैसे हो जाएगी। दूसरा, जब वहाँ पर जल ही नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो उत्पादन क्षमता भी तो उसका कम होगा, ये भी नहीं होगा। अधिक ह्यूमस, ह्यूमन मतलब उसमें खाद, तो अधिक ह्यूमस कहाँ से वहाँ से आ जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। रेत होता है वहाँ पर, रेत की मात्रा अधिक होती है। तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषता क्या है, इनमें रेत की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेटराइट मृदा मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। लेटराइट मृदा क्या शीत जलवायु में पाई जाती है, शुष्क जलवायु में पाई जाती है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, या फिर समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। लेटराइट मृदा ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, लेटराइट मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तो वहाँ निस्चालन होता है ऐसी मृदाओं का। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बताओ इसमें से हमें क्या, शीत जलवायु में ठंडे प्रदेशों में तो नहीं पाई जाती, शुष्क जलवायु जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ नहीं पाई जाती। हमने भी बताया ना कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कैसी जलवायु में पाई जाती है, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु। कौन सा सही होगा, आर्द्र एवं उष्ण वाले जलवायु में पाई जाती है। कौन सी मृदा, लेटराइट मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। जैसे इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो अलग अलग राज्यों में वहाँ के भूमि क्षरण में क्या कारण है दिए गया है। तो आपको बताना है कि पंजाब में भूमि क्षरण के पीछे क्या मुख्य कारण है। क्या वहाँ सघन खेती होती है इसलिए, वनों की कटाई, अत्यधिक सिंचाई, या अत्यधिक चराई। इसमें सही विकल्प होगा अत्यधिक सिंचाई। जैसे पंजाब में जब हरित क्रांति आया था तो हरित क्रांति में मुख्य उद्देश्य था कि उत्पादन, अनाजों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया या सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया पंजाब वाले क्षेत्रों में। अब बताओ, जब फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक जब उर्वरकों की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो अधिक से अधिक पंजाब में फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की भी तो ज़रूरत होगी।
जब सिंचाई की ज़रूरत होगी तो सिंचाई के कारण जो हमारे भूमि की उत्पादक क्षमता है वो पानी के साथ बह जाती है। तो पंजाब में भूमि क्षरण तो होता है, और उस किस कारण होता है? क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होती है, सिंचाई की गई, इसका परिणाम है। तो कौन सा सही होगा? अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि क्षरण होता है। जैसे हम आगे देख लेते हैं अलग अलग राज्यों में क्या क्या, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि क्षरण या भूमि का कटाव बहाव होता है। किस कारण? खनन के कारण। ऐसे ही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकृत होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किस कारण होता है? अत्यधिक सिंचाई। तो ये हो सकता है आपको मिलान के रूप में आ जाए प्रश्न में, तो इसे भी एक बार जरूर देख के जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खाली बक्सों को भरने के लिए सही विकल्प चुनें। आपको मिट्टी के बारे में दिया गया है और वो मिट्टी कौन से फसल के लिए आदर्श मानी जाती है। जैसे पहला हमें मिलाकर दिया है कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कौन से फसल होती है इसमें? तो गन्ना की फसल होती है, धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, दालों की फसल के लिए आदर्श मानी जाती है। वैसे ही इसमें फसल दिया गया, तो इस फसल के लिए कौन सी मिट्टी जिम्मेदार मानी जाएगी? जैसे कपास की खेती, हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सही मानी जाती है? ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल को कपासी मृदा इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती होती है। काजू, अभी हमने लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ा। लेटराइट मृदा में किस किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है? काजू का। तो अब देख लो, पहले में आएगा यहाँ पर काली मृदा, दूसरे में आएगा लेटराइट मृदा। देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर पहले में तो काली मृदा है, लेकिन लाल एवं पीली मृदा दूसरे में नहीं होगा। लेटराइट मृदा पहले में नहीं आ सकते क्योंकि काली मृदा होगी, ये भी नहीं होगा। लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? काली मृदा, क्योंकि काली मृदा यहाँ पर भर देंगे, लेटराइट मृदा यहाँ पर भर देंगे। मतलब विकल्प नंबर काली मृदा और लेटराइट मृदा। ठीक है, तो इस तरह से हम इतने प्रश्न देखें। ये प्रश्न आप ज़रूर देख के जाइएगा, ये प्रश्न आपके लिए ज़रूर मददगार होंगे। ठीक है।